निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन डी पीसी वत्स। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मॉर्टिमर व्हीलर जुड़े थे। पी.एस. वत्स का इससे कोई संबंध न था, बल्कि माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? तो राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921 से 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी सामग्री साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगरवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी हुई ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसका आकार है 214 × 36 मीटर का, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल में 2 विभिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी का। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ऑप्शन सी गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। वैदिक सभ्यता। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता
के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद के में। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत और भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्ब सूत्र है। इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो दूध और इसके उत्पाद। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकौड़े तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करहम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? तो ऑप्शन ए जैव यानी कि जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में आयास नामक धातु का उल्लेख है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित में चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक की आयु। जलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जाबालोपनिषद में। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे, नगरों में नहीं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, प्रतिभा पर। तो ऑप्शन सी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैश्य यानी कि वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वेदिक आर्य पुजारी पशुचारी लोग थे। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला वह प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन। तो उपरोक्त सभी आंसर डी। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों के मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो उनमें आम तौर पर गायें और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वेदिक लोग गायें चराने, खेती करने और बचने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोडस बैक्टीरिया को मानते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक या राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार यानी कि लोहारगिरी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में लोहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रामण कहते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम दिया जाता था। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी? तो
इसका राइट आंसर है गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौतियां दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। साम का अर्थ है गे अर्थात जिसे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है।